नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। बमबारी की गूंज, मिसाइलों की धमक और धमकियों की भाषा। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत बनता जा रहा है। और एशिया हो या यूरोप हो या फिर हो अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं है विस्तार नीति की आग, कहीं है बदले की जंग और कहीं महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिला रखी हैं और वो सवाल जो भविष्य तय करेंगे। आक्रमण में आज दुनिया की हर दिशा में रण और किस तरह से तस्वीर बनती हुई नजर आती है, वो 3 तस्वीरें बताती हैं। ये है वो महाजंग की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मिडिल ईस्ट की, जहां पर आग लगने ही वाली है लेकिन ऐन वक्त पर तबाही टल गई। प्रिंस सलमान का एक फोन कॉल और डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध के इरादे ठंडे पड़ गए। कहा जाता है कि सलमान ने ट्रंप को समझाया कि ईरान पर हमला पूरी खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंक देगा और नतीजा ये हुआ कि खामनेई की सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल टल गई। मिडिल ईस्ट आज बच गया, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक। और जो दूसरी तस्वीर नजर आई वो तेहरान और मॉस्को की है, जहां पर पुतिन और खामनेई दोनों अपने अपने मोर्चे पर अड़ियल बने हुए हैं। ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं झुक रहा और रूस नाटो की चेतावनियों को खारिज करता जा रहा है। और ये जिद, ये टकराव दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर रहा है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वो है यूक्रेन की, जहां युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यूक्रेन के बाद अब अगला टकराव सीधा नाटो और रूस के बीच हो सकता है। ऐसा अगर हुआ तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि ये होगा महाशक्तियों का महाजंग। तो ये मान के चलिए, ये वो 3 तस्वीरें हैं, 3 मोर्चे हैं और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही है? क्योंकि अब रण सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि रण अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ, आक्रमण की। वॉर ब्रेकिंग, ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। क्या कहा है बताते हैं आपको। दरअसल ईरान में 800 लोगों की फांसी रुक गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये कहा कि भाई मुझे अच्छा लगा, ईरान ने फांसी रोक दी है। ट्रंप की धमकी का इसका बड़ा असर दिखा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक थैंक यू तक कहा है। लेकिन आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जिस तरह से 800 लोगों की फांसी पर लगाम लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये उनकी तरफ से दी गई धमकी का ही नतीजा है और ईरान बैकफुट पर आ गया। क्या वाकई में ऐसा है? क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहा जाए बाजी मारते हुए नजर आते हैं और ईरान यहाँ पर पीछे नजर आता है? ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। तो ये कहा जाए सलमान की कोशिशें खामनेई के काम आ गई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक फोन कॉल और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट अचानक से थम गई। ट्रंप की धमकियां हवाई साबित हो गई। तो क्या ईरान को धमकाने वाला अमेरिका बैकफुट पर आ गया? और क्या ईरान का अड़ियल रवैया आखिरकार काम कर गया? सच ये है कि अमेरिका समझ गया है कि ईरान को अगर डराया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। एक फोन कॉल ने युद्ध टाल दिया और दुनिया ने देख लिया कि इस बार सुपर पावर की नहीं बल्कि जिद की जीत हुई है। है ट्रंप, बस झुकाने वाला होना चाहिए। टूटता है घमंड, बस वक्त का इंतजार होना चाहिए।
सुपर पावर की अकड़ भी एक दिन कम होती है। बस सामने वाला हौसला, जज्बा और जुनून दिखाने वाला होना चाहिए। दुनिया को धमकाने वाला अमेरिका आज ईरान को धमकाते धमकाते खुद ही शांत की रट लगाने लगा। जो ट्रम्प दुनिया की नहीं सुनते, जो कहते हैं जो दिल कहे वही सही, आज वही ट्रम्प ईरान के सामने अपने सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ईरान ने फिर साबित कर दिया, ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान बमबारी झेल सकता है, ईरान के शहर उजड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के हौसले और जुनून को कोई बम, कोई धमकी कम नहीं कर सकती, क्योंकि ईरान जानता है उसकी अंदरूनी लड़ाई का फैसला वाशिंगटन में नहीं, तेहरान की गलियों में होगा। बाहरी दखलंदाजी यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं होगी। आज वही हुआ जिसकी आशंका थी। ईरान पर अमेरिका की धमकियां काफूर हो गई। ईरान में तख्ता पलट का सपना चूर चूर हो गया। खामनेई को दी गई घुड़कियां बेमतलब साबित हुई, क्योंकि न खामनेई झुकने वाले हैं और न ही ईरान की सेना सरेंडर करने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के मंसूबे मिट्टी में मिल गए। अब जरा गौर कीजिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद कह रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का रुख ईरान के प्रति नरम पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। और यही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर खुद पोस्ट डालकर ईरान के नेतृत्व का धन्यवाद किया। ट्रंप ने लिखा, ईरान के नेतृत्व की तरफ से कल होने वाले सभी 800 से ज्यादा निर्धारित फांसियों को रद्द किए जाने के लिए मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यानी जिस ईरान को कल तक धमकाया जा रहा था, आज उसी ईरान को अमेरिका का राष्ट्रपति सलाम ठोक रहा है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मानवीय बयान है या फिर अमेरिका की मजबूरी का इशारा है? हकीकत ये है कि अमेरिका समझ चुका है, ईरान कोई इराक नहीं है, कोई लीबिया नहीं, कोई अफगानिस्तान भी नहीं। ईरान से टकराव का मतलब है होर्मुज जलडमरू मध्य खतरे में। दुनिया की 20% तेल सप्लाई दांव पर होगी। खाड़ी देशों के अमेरिका बेस निशाने पर होंगे और पूरा मिडल ईस्ट आग की चपेट में होगा। अमेरिका की ताकत बड़ी है, लेकिन नुकसान सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि धमकियों के बाद अब नरमी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अटैक की भाषा अब थैंक यू में बदल गई है। लेकिन ये सच्चाई भी उतनी ही कड़वी है कि ईरान को दबाव से नहीं झुकाया जा सकता। अगर ईरान में बदलाव आएगा तो बमों से नहीं आएगा, धमकियों से नहीं आएगा। वो बदलाव ईरान की जनता के भीतर से आएगा, जैसे 1979 में आया था। आज फिर साबित हो गया कि सुपर पावर की अकड़ हमेशा नहीं चलती, धमकियां हमेशा काम नहीं करती और जज्बे से खड़ा देश कभी घुटनों पर नहीं आता। ईरान को धमकाया जा सकता है, ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज ट्रंप झुके हैं और दुनिया बस देख रही है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ईरान संकट की दिशा को थोड़ा बदल दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हत्याओं की घटनाओं में अब कमी आ रही है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की संभावना कम होती दिखाई देने लगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तैनाती अब भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है, जो हालात को बेहद नाजुक बनाए हुए है। पर्दे के पीछे खाड़ी देशों की हलचल तेज हो चुकी है। वाशिंगटन के करीबी सहयोगी अब खुलकर युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
एक खाड़ी अधिकारी के मुताबिक सऊदी अरब और कतर दोनों ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर देंगे और इसका सीधा नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। यानी जो देश अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे हैं, वही अब अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ईरान पर केंद्रित बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे। इससे साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच गहन मंथन चल रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस का रुख अभी पूरी तरह नरम नहीं है। एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने तेहरान को चेतावनी दी थी, अगर और खून खराबा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यानी धमकी और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रही है। अब जरा ईरान के हालात को समझिए। ईरान में 28 दिसंबर को आर्थिक दिक्कतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और धार्मिक शासन के अंत की मांग खुले तौर पर उठने लगी। पिछले हफ्ते ये आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो गए। विपक्षी समूह और एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये ईरान की सबसे भीषण घरेलू अशांति है। इन झड़पों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका दुविधा में है। एक तरफ मानवाधिकार का दबाव, दूसरी तरफ क्षेत्रीय युद्ध का डर और इसी संतुलन के बीच ईरान संकट अब भी एक चिंगारी भर दूर है एक बड़े विस्फोट से। सवाल यही है, क्या कूटनीति भारी पड़ेगी या मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल दुनिया की नजर तेहरान और वाशिंगटन दोनों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब अगली बड़ी खबर आक्रमण की, ईरान और अमेरिका के बीच की बढ़ती तल्खी की। जी हां, बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। आयतुल्लाह अली खामेनी ने सीधे ट्रंप को वार्निंग दी। ईरान पर कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात स्पष्ट कहा जा चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़े अपराधी, ये खामेनी की तरफ से कहा गया। ईरान में हिंसा और नुकसान के आरोपी है डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि ईरान में जिस तरह से तनाव बढ़ा, उसके लिए सीधे खामेनी ने दोषी करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। आयतुल्लाह अली खामेनी की ट्रंप को ये सीधे बड़ी वार्निंग है। ईरान पर कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर ईरान में हिंसा भड़की, उसके लिए ईरान सीधे दोषी ठहरा रहा है अमेरिका को। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ठिकाने उड़ाए, खुली सैन्य धमकी दी, लेकिन ईरान अब भी झुका नहीं है। कमजोर अर्थव्यवस्था, आंतरिक असंतोष और सीमित सैन्य ताकत, इन सब के बावजूद तेहरान अमेरिकी दबाव के सामने डटा हुआ है। सवाल ये कि जब अमेरिका हमला कर सकता है तो फिर ईरान को झुकना इतना मुश्किल क्यों है? यही कहानी इस जटिल टकराव के पीछे छिपी है। दुनिया अक्सर ईरान को सिर्फ एक तेल उत्पादक देश के तौर पर देखती है जो अमेरिकी प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था संकट में है, जहां महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान इतना कमजोर है तो सवाल उठता है, फिर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी ताकतों के दशकों के दबाव के बावजूद ईरान टूटा क्यों नहीं? आखिर क्यों ईरान ने अपनी कमजोरियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया?
ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटाया और खुद को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को एक खतरे के रूप में देखना शुरू किया, एक ऐसा देश जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देता है, जो इजराइल को नहीं मानता और जो मिडिल ईस्ट में अपनी अलग ताकत बनाना चाहता है। तभी से प्रतिबंध, साजिशें, साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्याएं और गुप्त ऑपरेशन ईरान की हकीकत बन गए। अमेरिका ने ईरान को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, विदेशी कंपनियों को ईरान से दूर रहने की धमकी। और नतीजा हुआ, महंगाई 40 से 50% तक बढ़ गई, ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिर गई, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन यहीं एक दिलचस्प मोड़ आया। ईरान ने धीरे धीरे प्रतिबंधों के साथ जीने की रणनीति विकसित कर ली, घरेलू उत्पादन बढ़ाया, बाजार और बैकडोर ट्रेडिंग नेटवर्क बनाए, चीन, रूस और क्षेत्रीय देशों से वैकल्पिक रिश्ते मजबूत किए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के भीतर हालात आसान नहीं है। महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर सजा, छात्राओं की गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी ईरानी शासन की एक कड़वी सच्चाई है। महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि ईरान की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन एक अहम बात समझनी होगी, ईरानी जनता और विदेशी दबाव के बीच फर्क है। बहुत से ईरानी लोग सरकार से नाराज हैं, लेकिन अमेरिका या इजराइल के हस्तक्षेप को वो उससे भी बड़ा खतरा मानते हैं। यही वजह है कि बड़े विरोधों के बावजूद देश पूरी तरह से नहीं टूटा। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अलग रास्ता चुना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी सीधे टकराव की बजाय छोटे लेकिन असरदार वार। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान खुद कम लड़ता है, लेकिन अपने प्रभाव से पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली या ऊर्जा का सवाल नहीं है, ये एक राजनीतिक और रणनीतिक ढाल है। ईरान जानता है कि अगर वो पूरी तरह से परमाणु हथियार बना लेता है तो हमला तय है, और अगर बिल्कुल छोड़ देता है तो दबाव और बढ़ेगा। इसलिए वो एक खतरनाक लेकिन चालाक खेल खेलता है, परमाणु क्षमता के करीब लेकिन उससे एक कदम पीछे। यही अनिश्चितता अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह हमला करने से रोकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को धमकी दी, परमाणु समझौते से बाहर निकल गए, दबाव को मैक्सिमम प्रेशर कहा। लेकिन ईरान ने ना तो सरेंडर किया और ना ही नीति बदली। क्यों? क्योंकि ईरानी नेतृत्व मानता है कि झुकने का मतलब है शासन का अंत। ईरान इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उसने दर्द सहना सीख लिया है, उसने अलग थलग रहकर जीने की आदत बना ली है, उसने कमजोरियों को रणनीति में बदल दिया है, और सबसे अहम, वो खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैचारिक विरोध मानता है। ईरान पर दबाव जितना बढ़ता है उसकी जिद उतनी ही मजबूत होती जाती है, और यही वजह है कि दुनिया का ये कमजोर सा दिखने वाला देश आज भी सबसे जटिल भू राजनीतिक पहेलियों में से एक बना हुआ है।
और आइए बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका दौरे पर मोसाद चीफ। जी हां, अमेरिका के दौरे पर हैं मोसाद के चीफ, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या इजराइल और गाजा के बीच को लेकर, क्योंकि जानकारी यह है कि अमेरिका पहुंचे हैं मोसाद चीफ। विशेष दूत विटकॉफ से उनकी मुलाकात हुई है और बैठक में ईरान को लेकर भी बातचीत की गई है। सैन्य अभियान पर भी वार्ता संभव है। नए ऑपरेशन को लेकर रणनीति पर चर्चा है। दरअसल जिस तरह से ईरान में तनाव है, ईरान और अमेरिका के बीच की तल्खी, तो इसी चीज को लेकर देखा गया किस तरह से इजराइल में भी बड़ी हलचल नजर आ रही थी। और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोसाद चीफ का अमेरिका जाना बहुत बड़े संकेत देता है। आने वाले वक्त की तमाम तैयारियां और रणनीतियों पर चर्चा की गई। देखिए, आज की दुनिया में ईरान उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अमेरिका को आंख में आंख डालकर उसकी धमकियों को खारिज करने की हिम्मत रखता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ईरान के पास ना तो अमेरिका जैसी सैन्य ताकत है, ना ही इजराइल जैसी हाई टेक वॉर मशीन। असल में ये टकराव कमजोर बनाम ताकतवर का नहीं, बल्कि दो जिद्दियों के बीच के खेल का है, जहां हर कदम के साथ पूरा मिडिल ईस्ट दांव पर लग जाता है। पिछले साल जून में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया। ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। यहाँ तक कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी खुली धमकी दी गई। लेकिन एक सवाल रह गया, अगर सब मारे जा सकते थे तो खामेनेई क्यों नहीं? इसका जवाब है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान के भीतर एक सेना से ज्यादा एक छाया सत्ता है। खामेनेई इस वक्त कई लेयर की सुरक्षा में है। उनकी लोकेशन लगातार बदली जा रही है, संचार बेहद सीमित है और सुरक्षा पूरी तरह IRGC के भरोसे है। ये कोई वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन नहीं है जहां कुछ गार्ड हटाओ और सत्ता गिरा दो। यहाँ गलती की कीमत पूरा मिडिल ईस्ट चुका सकता है। कागजों पर देखें तो अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं जीता जाता, भूगोल और राजनीति भी हथियार होते हैं। सऊदी अरब खुलकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान पर सीधा हमला ना किया जाए। कतर और ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत में लगे हैं। बहरीन और कुवैत भी जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो सबसे पहले निशाने पर वही देश आएंगे जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने की मेजबानी कर रहे हैं। खाड़ी के देश समझते हैं कि ईरान पर हमला उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। मान लीजिए अमेरिका हमला करता है और किसी तरह खामेनेई सत्ता से हट जाते हैं, तो अगला सवाल है ईरान को संभालेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप खुद मान चुके हैं कि निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के पास ईरान के अंदर कोई मजबूत जमीनी समर्थन नहीं है। ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश है जहां हथियारबंद मिलिशिया, IRGC और कट्टरपंथी नेटवर्क हर कोने में मौजूद है।
अगर सत्ता में खालीपन पैदा हुआ तो ईरान इराक, सीरिया या अफगानिस्तान जैसी अराजकता में जा सकता है और अमेरिका इस जोखिम को अच्छी तरह जानता है। ईरान इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उसे भरोसा है कि हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है और अमेरिका इसलिए रुकता है क्योंकि ईरान को तोड़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट हाथ से निकल सकता है और यही वजह है कि धमकियां चलती रहती हैं, हमले सीमित रहते हैं और युद्ध अब भी टला हुआ है क्योंकि इस टकराव में जीत किसी की नहीं लेकिन नुकसान सबका तय है। ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति आज खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी उलझन बन चुकी है। कभी धमकी, कभी नरमी, कभी बयान से पलटी, कभी युद्ध की तैयारी। सवाल ये नहीं कि अमेरिका हमला कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला किया तो कीमत कौन चुकाएगा। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान में 12,000 लोग मारे गए, लेकिन कुछ ही वक्त बाद खुद ही बयान से पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसी समय पेंटागन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया। यानी एक तरफ मानवीय चिंता का बयान तो दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी। ट्रंप ने 16 जनवरी तक ईरान पर हमला टाल दिया है, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि फैसला स्थायी नहीं है। असल में अमेरिका 3 बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है: तेल, इजराइल की सुरक्षा और मिडिल ईस्ट में स्थिरता। ईरान ने भी बिना किसी घुमाव के सीधे चेतावनी दे दी है कि किसी भी हमले का तुरंत और कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो इराक, सीरिया, कतर के अल उदैद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाधित करने की क्षमता भी है, वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और अगर ये रास्ता रुका तो असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान अकेले नहीं लड़ेगा, उसके पास शिया मिलिशिया, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही, ये वो प्रॉक्सी गुट हैं जो सीधे ईरान की बजाय अमेरिका और इजरायली हितों पर हमला कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस टकराव में नुकसान सीमित रहेगा, ये मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान का शासन किसी सहानुभूति का हकदार नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ईरान अमेरिका के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान में बदलाव आया तो वो बाहर से नहीं, ईरानी जनता के भीतर से ही आएगा, ठीक वैसे ही जैसे 1979 की क्रांति में हुआ था। ईरान को बमबारी से नहीं बदला जा सकता, उसे बदला जा सकता है तो सिर्फ अंदरूनी बदलाव से, क्योंकि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। उसे बदलना है तो बदलाव अंदर से ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के ड्रोन रूस की रातों को कयामत का मंजर बना रखे हैं। अंधेरे में सायरन, आसमान में धमाके और जमीन पर आग। रूस के शहरों पर यूक्रेन की बारूदी बौछार से कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाके निशाने पर हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पर है और हर ड्रोन के साथ डर और तबाही बढ़ रही है। रूस की नींद उड़ चुकी है। जंग अब शहरों के बीच लड़ी जा रही है।
4 साल से जल रही जंग की आग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब रूस के दिल तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के सस्ते ड्रोन रूस के महंगे एयर डिफेंस पर भारी पड़ रहे हैं। झुंड में हमला, रडार कंफ्यूज, मिसाइलें खाली और शहर धधक रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब बंदूकों का नहीं, गणित, एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी की जंग बन चुका है। चार साल यानी कि 1460 से ज्यादा दिन और हर दिन युद्ध और ज्यादा खतरनाक। यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब मोर्चों से निकलकर सीधे शहरों की छतों पर पहुंच चुकी है, जहां अब टैंक नहीं ड्रोन गिरते हैं, जहां सैनिक नहीं नागरिक मरते हैं और जहां गोलियां नहीं एल्गोरिदम तबाही लिखते हैं। ग्यारह जनवरी की रात रूस का वोरोनिश शहर अचानक धमाकों से दहल उठा। 1, 2, 3 नहीं 20 से ज्यादा धमाके। आसमान में आग, जमीन पर चीखें, रिहायशी इमारतों में आग लग गई। एक नागरिक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन के 22 स्वार्म ड्रोन एक साथ वोरोनिश में घुसे। रूस का दावा 17 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन बाकी 5 ड्रोन रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गए और तबाही मचा गए। वोरोनिश अकेला शहर नहीं, वोल्गोग्राद, समारा और बेलगोरोद रूस के बड़े बड़े शहर अब ड्रोन हमलों की जद में हैं। कभी तेल डिपो जलते हैं, कभी रिफाइनरी ध्वस्त होती है, कभी रेलवे लाइन उड़ाई जाती है और अब सीधे रिहायशी इलाके निशाने पर हैं। शुरुआत में यूक्रेन की रणनीति साफ थी, रूस के ऊर्जा ढांचे को तोड़ना, तेल सप्लाई को बाधित करना और रिफाइनरी पाइपलाइन उड़ाना। लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। अब टारगेट नहीं नुकसान मायने रखता है। जहां भी मौका मिले वहां हमला हो, जहां भी छेद दिखे वहां पर वार हो जाए। यूक्रेन की असली ताकत है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। खार्किव से उड़ान भरते हैं सैकड़ों सस्ते ड्रोन, कोई 200 मीटर की ऊंचाई पर, कोई 500 मीटर की ऊंचाई पर, कोई तेज, कोई बेहद धीमा। रास्ते अलग अलग, स्पीड अलग, टाइमिंग अलग और नतीजा रूस के रडार कंफ्यूज हो जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बड़े हमलों की आशंका में मिसाइल दागने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है युद्ध का असली खेल। यूक्रेन के एक ड्रोन की कीमत सिर्फ कुछ $100 और रूस उसे गिराने के लिए दागता है $1 लाख की मिसाइल। 100 ड्रोन उड़ते हैं, 90 गिराए जाते हैं।
लेकिन 10 अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। रूस को नुकसान दो तरफा होता है, शहरों की तबाही और खजाने की लूट। ये जंग अब बंदूकों की नहीं, ये जंग है सेंसर बनाम सेंसर, सॉफ्टवेयर बनाम सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम बनाम एल्गोरिदम। एक छोटी सी चूक और दुनिया के सबसे मजबूत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम में छेद हो जाता है। लेकिन अब यूक्रेन इस युद्ध में सबसे बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन ने एक तस्वीर जारी की है। दावा है युद्ध में पहली बार रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है और उसका मलबा खार्किव में गिरा है। यूक्रेन इसे युद्ध का ऐतिहासिक पल बता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर मलबे की तस्वीरें दिखाई, लेकिन रूस अब तक खामोश है। ना कोई खंडन, ना कोई पुष्टि, और यही खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अगर दावा सच है तो रूस की रणनीतिक बढ़त को बड़ा झटका लगा है। और इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया। व्यापारी से नेता बने डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की जमीन पर बड़े निवेश का ऐलान, हथियार, टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में नई डील्स। मतलब साफ है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। एक तरफ यूक्रेन के सस्ते ड्रोन, दूसरी तरफ रूस की महंगी मिसाइलें। एक तरफ एल्गोरिदम का दिमाग, दूसरी तरफ शक्ति का अहंकार। रूस यूक्रेन युद्ध अब मैदान का नहीं, माइंड गेम बन चुका है। ड्रोन झुंड में है, शहर निशाने पर है और जंग नई शक्ल ले चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस गणित की जंग में कितने शहर जलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब मैदान का नहीं, माइंड गेम बन चुका है। 4 साल से चलती जंग अब बॉर्डर से निकलकर शहरों की छतों पर पहुंच चुकी है, जहां टैंक नहीं दिखते लेकिन आसमान में मौत मंडराती है। ड्रोन झुंड में है, शहर निशाने पर है और जंग नई शक्ल ले चुकी है। रात का अंधेरा, अचानक सायरन और फिर धमाके। वोरोनिश, वोल्गोग्राद, समारा, बेलगोरोद रूस के बड़े शहर अब फ्रंट लाइन बन चुके हैं, जहां रिहायशी इमारतें और बच्चों के कमरे ड्रोन हमलों की जद में हैं। यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। अब सिर्फ टारगेट नुकसान मायने रखता है। कहां हमला होगा, कितना होगा, ये मायने नहीं रखता। बस इतना जरूर है कि हमला हो। दूसरी तरफ अमेरिका फिर मैदान में है। नया पैसा, नई टेक्नोलॉजी और नए वादे। मतलब साफ है, ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन का मददगार है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, संप्रभुता बचाने के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मदद बिना किसी शर्त के है?
यूक्रेन की जमीन सिर्फ खेतों और शहरों की नहीं, यूक्रेन की जमीन खनिजों की खान है। लिथियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो खनिज जिन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी टिकी है। और यहीं से अमेरिका की दिलचस्पी और गहरी हो जाती है। भारी निवेश, बड़े पैकेज, लंबी डील्स, दिखने में मदद, लेकिन असल में कर्ज का जाल है। और कर्ज के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर पर पकड़, ऊर्जा प्रोजेक्ट पर दखल और खनिज संसाधनों तक सीधी पहुंच बनाना है। इतिहास गवाह है, इराक, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, जहां जहां अमेरिका की मदद पहुंची, वहां संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों की छाप जरूर दिखी। हथियार देकर सुरक्षा और सुरक्षा के बदले रणनीतिक नियंत्रण, ये मॉडल अमेरिका पहले भी कई बार अपना चुका है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका यूक्रेन को जंग से बाहर निकालना चाहता है या फिर उसे जंग में और गहराई तक झोंकना चाहता है? क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलता है, कर्ज उतना बढ़ता है और निर्भरता उतनी गहरी होती जाती है और फैसले उतने ही दूर वाशिंगटन में लिए जाते हैं। इस जंग में यूक्रेन का नुकसान तय है। शहर तबाह होंगे, पीढ़ियां उजड़ेंगी और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्य में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास यही बताता है, मदद के नाम पर हमेशा नजर रहती है तेल पर, गैस पर और अब खनिज संपदाओं पर। तो ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग नहीं, ये जंग है भविष्य के संसाधनों की। और इस लड़ाई में मोहरे बदल सकते हैं, लेकिन खेल वही रहता है। सवाल अब भी वही है, क्या यूक्रेन सिर्फ एक युद्ध लड़ रहा है या फिर एक ऐसी कीमत चुका रहा है जो आने वाली पीढ़ियां अदा करेंगी? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ऐसा बयान जो इस जंग की भयानक सच्चाई को नग्न कर देता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि दिसंबर से लेकर अभी तक रूस हर दिन कम से कम 1000 सैनिक खो रहा है। हर दिन न हफ्ते में, न महीने में, Пошел, бамс. Ой-ой-ой. हर एक दिन। ज़ेलेंस्की ने इसे सीधे शब्दों में पागलपन बताया है। उनका कहना है, रूस इतनी बड़ी कीमत सिर्फ इसलिए चुका रहा है ताकि युद्ध खत्म ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बयान के जरिए दुनिया को चेतावनी दी है
उन्होंने कहा कि युद्ध दिखाता है कि दुनिया आज भी आक्रामक ताकतों से खुद को बचा नहीं पा रही है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोप और सभी साझेदार देशों से अपील की है कि रूस को रोकने के लिए एकजुट होकर ठोस कदम उठाने ही होंगे। उनका कहना है, अगर आज रूस को नहीं रोका गया तो कल कोई और देश निशाने पर हो सकता है। इस बयान से ठीक एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हवाई हमला किया। रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन की ओर 242 ड्रोन दागे, 13 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 क्रूज मिसाइलें। आसमान से आग बरसाई गई। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे ज्यादा असर पड़ा यूक्रेन की राजधानी कीव पर और उसके आसपास के इलाकों पर। कीव में अकेले 4 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में एक एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल, वही एम्बुलेंस कर्मी जो घायलों की जान बचाने मौके पर पहुंचा था। करीब 20 रिहायशी इमारतें इन हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई। घर, फ्लैट और बच्चों के कमरे सब मलबे में बदल गए। ज़ेलेंस्की ने बताया, जब राहत और बचाव कर्मी लोगों की मदद कर रहे थे तभी रूस ने उसी रिहायशी इलाके पर दोबारा हमला कर दिया। यानी पहले हमला, फिर बचाव और फिर दूसरा हमला। ये रणनीति युद्ध नहीं, खौफ पैदा करने का तरीका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कई इलाकों में अब भी मरम्मत का काम चल रहा है, बिजली बहाल करने की कोशिश, मलबा हटाने का काम और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। लेकिन हालात बेहद मुश्किल हैं, क्योंकि युद्ध तकरीबन 4 साल से जारी है। चार साल बिना किसी स्थायी समाधान के। ठंड के मौसम में ऊर्जा ढांचे पर हमले, बिजली, हीटिंग और पानी की किल्लत। आम लोगों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस जानबूझकर सर्दियों में ऊर्जा ढांचे और नागरिक इलाकों को निशाने बना रहा है ताकि लोगों का हौसला तोड़ा जा सके। चार साल की इस जंग ने एक बात साफ कर दी है, युद्ध सिर्फ सैनिकों का नहीं, युद्ध आम लोगों का है, शहरों का है और आने वाली पीढ़ियों का है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि रूस और यूक्रेन में कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस युद्ध को कितनी और कितनी जिंदगियों की कुर्बानी चाहिए।
और क्या दुनिया वाकई मिलकर इसे रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात पुतिन की विस्तार नीति की सिर्फ यूक्रेन के कुछ इलाकों तक सीमित नहीं नजर आती, अब नजर है बाल्टिक देशों पर भी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। खुफिया संकेत बताते हैं कि रूस इन सीमावर्ती देशों के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। सैनिकों की तैनाती, अभ्यास और रसद की हलचल यूरोप के लिए चिंता की बड़ी वजह बन चुकी है। और खास बात यह है कि ये तीनों देश नाटो के सदस्य हैं, यानी यहाँ किसी भी टकराव का मतलब सीधे नाटो बनाम रूस संघर्ष। और यही आशंका अब पूरे यूरोप को हाई अलर्ट पर लेकर आ गई है। रूस विस्तारवाद की नीति पर अब भी अडिग दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने को है, लेकिन क्रेमलिन की आक्रामक सोच थमती नजर नहीं आ रही है। बल्कि अब संकेत है और भी चिंताजनक है कि पुतिन की रणनीति यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूरोप के भीतर एक नए टकराव की आहट तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के अगले संभावित निशाने पर बाल्टिक देश को हो सकते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश न सिर्फ रूस की सीमा से सटे हैं, बल्कि नेटो के सदस्य भी हैं। और यही बात हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। दावे किए जा रहे हैं कि रूस इन देशों के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूरोप सीमा के नजदीक सैनिकों की तैनाती, बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास और रसद गतिविधियों में तेजी, ये सब संकेत यूरोप के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि रूस पहले भी बाल्टिक क्षेत्र को लेकर अपने ऐतिहासिक दावे करता रहा है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के प्रभाव क्षेत्र को अन्यायपूर्ण तरीके से सीमित कर दिया गया। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला है क्वीव, दूसरा है खार्किव। इनमें से क्या है सही जवाब? टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं दिव्यांगी तंवर, जो कि उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली हैं। दिव्यांगी तंवर जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।